ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर को सभी कमजोर समझते हैं, लेकिन एक दिन वो अनजाने में ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर की मदद करता है, जिसके बाद उस वैम्पायर ने माहिरो को अपना मास्टर मान लिया था। तो कहानी की शुरुआत में हम माहिरो को देखते हैं, जो कि अभी अपनी मदर के फ्यूनरल में था। वहाँ पर सभी उसके रिश्तेदार बात कर रहे थे कि आखिर अब माहिरो का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि उसके फादर भी नहीं है। क्या उसे ऑर्फनेज में भेज देना चाहिए? माहिरो ये सब अभी सुन रहा था और उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन तभी उसके अंकल उसके सर पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पालूंगा। अब माहिरो उनके साथ रहने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हाई स्कूल में आ चुका है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और उसे भी बिल्कुल नॉर्मल चीजें पसंद है। वो ज्यादातर हर चीज में परफेक्ट भी है। एक दिन उसे एक बिल्ली मिलती है जिसे चोट लगी हुई थी। वो उसे घर लेकर आता है, उसे खाना देता है और फैसला करता है कि वो उसे अपने घर पर ही रखेगा। हालांकि उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी कि वो बिल्ली थोड़ी सी अजीब है। माहिरो उस बिल्ली का नाम कूरो रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अभी स्कूल में आ रहा था, जिस दौरान उसके दोस्त बताते हैं कि पास के रेलवे स्टेशन पर कुछ वैम्पायर्स को देखा गया है। माहिरो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उन्हें इग्नोर करते हुए घर पर आ जाता है, लेकिन घर पर वो एक अजीब से लड़के को टीवी देखते हुए देखता है, जो कि अभी कुछ खा भी रहा था। माहिरो पहले तो डर गया था, पर फिर भी उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, पर इस पर वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। इस वजह से माहिरो झाड़ू लेकर उसे मारने लगता है, लेकिन उस लड़के ने बहुत ही आसानी से उस अटैक को डोज कर लिया था। माहिरो फिर से उस पर हमला करने वाला था, जिस दौरान गलती से वो खिड़की पर लगे कर्टन्स को हटा देता है। वहाँ धूप आती है और धूप बढ़ते ही वो लड़का अचानक से कुरु में बदल जाता है। अभी माहिरो जैसे ही वापस से कर्टन लगाता है तो वो वापस से उसी लड़की में बदल गया था। माहिरो ये देखकर समझ जाता है कि वो एक वैम्पायर है। माहिरो सबसे पहले उसे वहाँ से दूर हटाकर उससे पूछता है कि वो रेलवे स्टेशन पर बाकी लोगों को परेशान क्यों कर रहा है। इस पर कुरु को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस वैम्पायर ने बाकियों को परेशान किया वो कुरु नहीं था। वो बताता है कि वो 100 साल से सो रहा है, वो किसी को परेशान नहीं कर सकता। वैसे माहिरो अभी उसे कुरु कहकर बुला रहा था, लेकिन इस पर कुरु कहता है कि तुम मुझे अपना नाम से मत बुलाओ, क्योंकि अभी मैं एक वैम्पायर फॉर्म में हूँ। माहिरो कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुरु कहकर बुलाऊंगा तो क्या होगा, और ऐसा कहते हुए वो कुरु कह भी देता है। जिसके बाद अचानक से उसके हाथ से एक लाइट निकलती है और कुरु के गर्दन पर पड़ती है, जिसके बाद एक छोटा सा स्पार्क होता है। कुरु को समझ में नहीं आया था, पर कुरु बताता है कि वो एक बॉन्ड में बन चुके हैं। अब 24 घंटे के लिए माहिरो उसका मास्टर है। अगर इस दौरान माहिरो की परमिशन से कुरु माहिरो का ब्लड पी लेता है तो वो हमेशा के लिए उसका सर्व एमपी बन जाएगा। माहिरो खुश था, क्योंकि अगर वो हाँ नहीं करेगा तो कुरु ब्लड नहीं पी पाएगा और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब माहिरो से लेकर बाहर छोड़ देता है, जिससे कि वो गड़बड़ और ना करे। लेकिन माहिरो देखता है कि वो दोनों कनेक्ट हैं, इस वजह से वो माहिरो से दूर नहीं जा सकता। कुरु बताता है कि 24 घंटे तक हम इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे। माहिरो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो कुरु को अपने दोस्त के पास लेके जाता है, बताने के लिए कि एक वैम्पायर है। लेकिन वहाँ उसके दोस्त तो उस पर यकीन नहीं करते। एक दोस्त ने तो उसे साइकेट्रिस्ट का नंबर भी दे दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से माहिरो पागल हो चुका है। वैसे आप भी पागल ना हो जाओ, इसलिए हम ये वीडियो डालते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे अब तभी वो वहाँ पर अजीब से आदमी को देखते हैं। वो मैजिशियन के कपड़े पहने हुए था। हालांकि वो थोड़ा सा अजीब था, इसी वजह से वो उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन तभी वो मैजिशियन अचानक से माहिरो के एक दोस्त के पास आता है और उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसके ब्लड को पीने लगता है। ये चीज देखने के बाद आसपास के सभी लोग डर गए थे और भागने लगे थे। माहिरो भी घबरा जाता है। उसे जानने को मिलता है कि ये भी एक वैम्पायर है। वो मैजिशियन अभी माहिरो को इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे कुरु से कुछ काम था। हालांकि तभी उसे कुरु बहुत ही तेजी से किक करता है। माहिरो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो कुरु कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मैजिशियन अभी फिर से उसके दोस्त की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन माहिरो उसे पैर से पकड़ लेता है। इस दौरान वो मैजिशियन अपनी तलवार निकालता है और माहिरो पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी कुरु सामने आकर माहिरो को बचा लेता है। लेकिन इससे वो तलवार कुरु को लग गई थी। हालांकि इसके बाद कुरु उस मैजिशियन को और माहिरो को दोनों को ही दूर हटा देता है। वो माहिरो से कहता है कि उसने 100 साल से ब्लड नहीं पिया है, इस वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन माहिरो तुरंत अपना हाथ आगे करता है, जिसके बाद उसने परमिशन भी दी थी, इसलिए अब कुरु उसके ब्लड को पीता है और फिर से अपनी ताकत को वापस लाता है। साथ ही इसके बाद माहिरो के हाथ से चेन निकलते हुए कुरु की कॉलर से कनेक्ट हो गई थी। माहिरो उसे ऑर्डर देता है कि वो इस मैजिशियन को खत्म कर दे, जिसके बाद कुरु एक ही अटैक में उस मैजिशियन की हालत खराब कर देता है। हालांकि वो उसे जान से मारने वाला था और उसके ब्लड को पीने वाला था, लेकिन माहिरो तभी कुरु को रोक देता है। अभी वो मैजिशियन वैम्पायर था। वो अचानक से एक डॉल में बदल जाता है। माहिरो उसे उठाता है और पूछता है कि आखिर उसने माहिरो पर हमला क्यों किया और वो कुरु को क्यों ढूंढना चाहता था। इस पर मैजिशियन बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए उसे सुबाकी ने कहा था। अब यहाँ पर कुरु सुबाकी को नहीं जानता, पर वो मैजिशियन बताता है कि लगभग कोई उसे नहीं जानता और जो उसे नहीं जानता सुबाकी उसे खत्म कर रहा है। अभी माहिरो को कुछ समझ में नहीं आया था। इससे पहले ही माहिरो और सुबाकी के बीच में वो जो चेन थी वो टूट जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में जब माहिरो जागता है तो वो अपने घर पर आराम से लेटा हुआ था और कुरु भी वही बास्केट में था। वो दोनों ही पूरी तरह से ठीक थे। तभी माहिरो को अपने दोस्त की याद आती है। वो वहाँ से भागता है देखने के लिए कि उसका दोस्त ठीक है कि नहीं, लेकिन स्कूल आकर वो देखता है कि उसकी गर्दन पर चोट तो आई थी पर उसे कुछ याद नहीं है। उसका
उसका दोस्त बताता है कि उसका शायद कोई एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि पुलिस ने उसे यही चीज बताई। यहाँ पर माहिरो को जानने को मिलता है कि उन्हें उस मैजिशियन के बारे में और यहाँ तक कि इस बारे में भी नहीं पता माहिरो ने ही उन्हें वहाँ बुलाया था। माहिरो को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। हालांकि जब माहिरो वापस से अपने घर पर आ रहा था तब वो कुरू से पूछता है कि क्या कुरू उस मैजिशियन और सुबाकी को जानता है, लेकिन अब कुरू कुछ भी कहे इससे पहले ही वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। मानसून पूरी तरह से ठीक था और इतने में ही अचानक से वहाँ पर एक एनर्जी फैलती है और माहिरो एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक लड़का हंस रहा था। माहिरो को पता भी नहीं चलता और वो लड़का उसका बैग चुरा लेता है और उसके बैग से वो डॉल निकालता है, मतलब कि उस मैजिशियन को निकालता है। इसके बाद वो मैजिशियन वैम्पायर माहिरो को बताता है कि यही सुबाकी है। यहाँ सुबाकी आगे बढ़ता है और कुरू को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद कुरू वापस से नॉर्मल यानी कि वैम्पायर फॉर्म में आ गया था। सुबाकी माहिरो को बताता है कि वो कुरू का भाई है, लेकिन अब माहिरो कुरू से इस चीज की कंफर्मेशन मांगता है तो कुरू कहता है कि वो इस अजीब से लड़के को नहीं जानता। इस पर सुबाकी कहता है ये बहुत गलत बात है कि तुम अपने भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हो। वैसे अब सुबाकी थोड़ी सी डिटेल में बताता है। वो कहता है कि वो टोटल 7 भाई हैं और सातों भाई अलग अलग साइंस पर बेस्ड है और जो कुरू है वो वैम्पायर ऑफ स्लॉथ है। स्लॉथ का मतलब उसका आलस्य है और ये चीज हम देख सकते हैं। इसी वजह से कुरू बहुत आलसी है। साथ ही सुबाकी अपने बारे में भी बताता है कि वो सर्वेम्प और मेलकोली है। मेलकोली का मतलब असल में सैडनेस होता है। वो बताता है कि उसे किसी ने भी सर्वेम्प नहीं बनाया, इस वजह से वो अकेला था और अब वो सभी वैम्पायर्स और ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है। माहिरो को अभी कुछ भी समझ में आए इससे पहले ही वो एक ब्लैक फॉक्स में बदल कर माहिरो के कंधे पर आ जाता है। वो अभी वहाँ पर कुरू को परेशान कर रहा था। माहिरो को अभी सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी अचानक से सुबाकी फिर से नॉर्मल होता है और कुरू पर हमला करने लगता है। वो उस पर तलवार भी चलाने वाला था, लेकिन तभी कुरू भी नॉर्मल होकर अपने क्लाउस से उसके अटैक को रोक लेता है। माहिरो को लगता है कि शायद कुरू ब्लड ना मिलने की वजह से कमजोर है। वो कुरू से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका ब्लड पी सकता है, पर कुरू मना कर देता है। अभी अचानक से यहाँ सुबाकी माहिरो को भी कॉलर पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो उससे कहता है कि माहिरो अब कुछ नहीं कर सकता, वो दोनों ही यहाँ मारे जाएंगे और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, इस दुनिया के जितने भी वैम्पायर्स हैं और वो ह्यूमंस हैं जो कि वैम्पायर को अपना मानते हैं वो मारे जाएंगे। माहिरो सोच रहा था कि ये बिल्कुल पागल है, इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन तभी उसे वो टाइम याद आता है जब उसकी मदर की फ्यूनरल में सभी बात कर रहे थे कि अब माहिरो का क्या होगा, उसे ऑर्फनेज भेज देना चाहिए। माहिरो को तब वही सैडनेस महसूस हुई थी जो कि अभी सुबाकी को हो रही है। माहिरो वही करता है जो कि उसके अंकल ने कहा था। उसके बाद वो सुबाकी से ये भी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना ब्लड दे सकता हूँ और तुम्हारा नाम रख सकता हूँ, जिसके बाद तुम मेरे सर्वेम्पी बन जाओगे। सर्वेम्पी का मतलब सर्वेंट वैम्पायर, लेकिन इस पर सुबाकी हंसते हुए कहता है कि उस दिन के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहते हुए वो हमला करने वाला था, पर तभी कुरू जंप करते हुए माहिरो के पास आता है और इसके बाद अचानक से ही माहिरो और कुरू वहाँ से गायब हो गए थे। अभी सुबाकी कह रहा था कि माहिरो सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। वैसे अब माहिरो वहाँ से बाहर आ चुका था। तभी वहाँ पर 2 ट्विन गर्ल्स आती है। वो कहती है कि उनके मास्टर माहिरो और उसके सर्वेम्पी से मिलना चाहते हैं, मतलब कि कुरू से मिलना चाहते हैं। अभी कुरू नहीं जाना चाहता था, इसी वजह से वो वापस से बिल्ली में बदल जाता है और माहिरो के सर पर बैठ जाता है। लेकिन माहिरो को जानने को पड़ता है कि वो वहाँ पर जाकर एक लड़के से मिलता है। उसे जानने को मिलता है कि ये लड़का सर्वेम्पी ऑफ लस्ट का मास्टर है। अब वो वहाँ उस लड़के के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि इतनी देर से उस लड़के के सर पर जो बटरफ्लाई बैठी हुई थी वही उसकी सर्वेम्पी है। वैसे वो लड़का है और ये कुरू का भाई है, उसका नाम स्नो है। वैसे इसके बाद अब वो उसे अपने घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर स्नो फिर से नॉर्मल वैम्पायर फॉर्म में आता है और वो अमीर लड़का मोसानो उसे अपने ब्लड पिलाता है, जिसके बाद स्नो की असली पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। यहाँ पर मोसानो माहिरो से कहता है कि वो उसे यहाँ पर उसका सर्वेंट बनाने के लिए आया है। वो माहिरो को इडियट कहता है क्योंकि माहिरो ने अभी तक अपने सर्वेम्पी की पावर का पता नहीं लगाया। माहिरो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर मोसानो उसे अपना सर्वेम्पी क्यों बनाना चाहता है। माहिरो उसकी वजह पूछता है तो मोसानो बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि वो एक कम्युनर है, वो हर चीज का कारण नहीं बता सकता। लेकिन अब माहिरो को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि तुम्हें जैसे ही अमीर की बात सुनने भी नहीं चाहिए। और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि जब वो बाहर आता है तो वो कहीं खो गया था। वो देखता है कि अभी वो जिस बिल्डिंग में गया था वहाँ पर खिड़की में कई सारे छोटे छोटे बच्चे उसे ही घूर रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा वियर्ड लुक के साथ। अब तभी वहाँ पर स्नो आता है। वो बताता है कि ये उसी के बेबीज हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि जब सुबाकी और उनकी वॉर शुरू होगी तो सुबाकी सबसे पहले इन्हें टारगेट बनाएगा क्योंकि ये कमजोर है। उसी वक्त वहाँ पर मोसोनो भी आ गया था। वो कहता है कि वो नहीं जाना चाहता कि वॉर के दौरान ये सभी मारे जाएं, इसलिए वो माहिरो को अपना सर्वेंट बनाना चाहता है क्योंकि उसे पावर की जरूरत है। इस पर माहिरो कहता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक सर्वेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर। मसूनो को इस चीज पर कोई दिक्कत नहीं थी। वो पूछता है कि क्या तुम सुबाकी से ऐसे ही खाली हाथ लड़ोगे। माहिरो को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर मुसानो बताता है कि हर मास्टर अपने सर्वेम्पी की मदद से एक कस्टम वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। माहिरो को इस चीज के बारे में नहीं पता था, इस वजह से अब मुसानो उसे इसके बारे में बताता है। हालांकि अभी देर तो हो चुकी थी, इस वजह से माहिरो को वापस लौट कर आना पड़ता है। बाद में अगले दिन हम उसे बेस्ट फ्रेंड सकुआ के साथ देखते हैं। अभी वो जब जा रहे थे तो माहिरो को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सकुआ उससे पूछता है कि उसका बिहेवियर कुछ दिनों से अलग लग रहा है, कहीं उसने कोई वैम्पायर तो नहीं देखा। वो सिर्फ मजाक
मजाक कर रहा था, लेकिन माहिरू कहता है कि उसने कोई वैम्पायर नहीं देखा, लेकिन अगर वो वैम्पायर देखेगा तो जरूर बताएगा। अब साकुया वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे माहिरू का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इसके बाद माहिरू वहाँ से मुसानो से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर अभी मुसानो उस खास वेनम के बारे में उसे बता रहा था। जिसके बाद कुरू कहता है कि अगर उसे वेपन चाहिए तो उसे बस अपनी आंख बंद करनी है। माहिरू अपनी आंख बंद करता है और यहाँ कुरू भी सेम वैसा ही करता है। जिसके बाद माहिरू एक अजीब सी जगह पर आ गया था, वहाँ उसे एक क्रीपी कैट दिखती है। वो असल में कुरू के अंदर की स्पिरिट थी। वो बताती है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। माहिरू थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ गिफ्ट रखे हुए थे। वो कैट कहती है कि तुम्हें इनमें से किसी एक गिफ्ट को चुनना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम फिर से उसे वापस नहीं रख सकते और ना ही एक्सचेंज कर सकते हो। अब माहिरू अजीब बॉक्स को नहीं चुनता, वो एक साफ सुंदर बॉक्स को ही चुनता है। उसके अंदर से उसे एक मैजिकल झाड़ू मिलती है। जिसके बाद वो अचानक से फिर से मुसानो के घर पर आ गया था। वैसे यहाँ पर हाथ में एक झाड़ू भी थी। वो अचानक से उसके हाथ से कनेक्ट होते हुए एक टैटू में बदल जाती है। माहिरू उसे समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी स्नो उससे कहता है कि उसे उन चीजों को याद करना होगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सोचते हुए माहिरू तुरंत ही अपने दोस्तों को याद करता है। साथ ही वो मुसानो से कहता है कि वो कुछ दिनों बाद उसे भी अपने दोस्त से मिलवाएगा। अब इसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माहिरू अभी स्कूल में था, जहाँ उसके दोस्त उससे बात कर रहे थे कि कुछ दिन से साकुया स्कूल नहीं आया। अब साकुया माहिरू का बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से माहिरू फैसला करता है कि छुट्टी के बाद वो उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाएगा। वो कुरू को बता रहा था कि साकुया उसका बचपन का दोस्त है, या यूँ कह लो कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है और माहिरू साकुया के घर का पता भूलने लगता है। साथ ही साकुया के साथ उसकी जो मेमोरीज थी वो भी उसकी दिमाग से हटने लगी थी। लेकिन इतने में उसके पीछे साकुया आ जाता है। अभी कुरू साकुया को बहुत ही शक भरी नजरों से देख रहा था। वैसे फिर माहिरू साकुया से पूछता है कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आया। तो साकुया बताता है कि कुछ टाइम पहले उस पर एक अटैक हुआ था, जिससे वो थोड़ा डर गया और तब से वो घर से बाहर नहीं आया। अब उसी वक्त उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद साकुया अचानक से माहिरू का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। साकुया आगे बढ़ता है और अचानक से माहिरू, कुरू और उनका वो बैग तीनों एक जंगल में फंस जाते हैं। माहिरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसी मैजिशियन की जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वैसे उसे बार बार मैजिशियन कहना ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे उसके नाम से बुलाएंगे। उसका नाम बेल्किया है। अब वो यहाँ नीचे आता है, तभी साकुया जोर से चिल्लाता है माहिरू पर कि आखिर वो यहाँ क्यों आया, क्या उसे पता नहीं कि यहाँ पर वैम्पायर्स को देखा गया। अब यहाँ पर माहिरू समझ चुका था कि साकुया असल में एक वैम्पायर है और वो सुबाकी के साथ मिला हुआ है। वैसे साकुया अभी बहुत गुस्से में था। वो माहिरू से कह रहा था कि तुम जरा याद करो कि हम पहले कब मिले थे, क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज में से मैं हटता जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी मेमोरीज हमारी सच है और कितनी झूठ। ये कहते हुए वो माहिरू पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी कुरू सामने आता है और उसके अटैक को खुद पर ले लेता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। लेकिन उसी समय बेल्काई भी यहाँ पर कुरू पर हमला कर देता है। कुरू की बॉडी में अब तलवार लग चुकी थी। माहिरू उससे उसका ब्लड पीने को कहता है, लेकिन कुरू मना कर देता है। वो कहता है कि अभी माहिरू डरा हुआ है और ऐसे में अगर वो उसका ब्लड पीता है तो उसे कोई भी पावर नहीं मिलेगी, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं। माहिरू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बचपन का दोस्त एक वैम्पायर कैसे हो सकता है। तभी साकुया कहता है कि माहिरू ने उसे झूठ कहा। जब उसने कहा कि क्या तुमने एक वैम्पायर देख लिया, तो उस वक्त माहिरू ने मना कर दिया था, जो कि एक झूठ था। साकुया कह रहा था कि अगर वो उसे कुरू के बारे में बता देता तो अभी वो दोस्त बनकर रह सकते थे। बात थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन साकुया अभी इस बात पर गुस्सा था। वो तुरंत ही फिर से माहिरू पर हमला करने लगा है। लेकिन इतने में ही अचानक से माहिरू के ऊपर जो स्ट्रिंग्स लगी हुई थी, स्टील की स्ट्रिंग्स, वो कमजोर पड़ने लगती है और टूट जाती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मुसानो की और साथ ही साथ वहाँ पर स्नो भी आ गया था। वो बेल्काई पर हमला करता है। वैसे साकुया को नहीं लगा था कि मुसानो ज्यादा ताकतवर होगा, इस वजह से वो बेल्काई से कहता है कि इसे तुम ही संभालो। बेल्काई तुरंत हमला करने लगता है, लेकिन ये सिर्फ मुसानो का ट्रैप था, क्योंकि जैसे ही बेल्काई यहाँ स्नो और मुसानो के बीच में आता है तो मुसानो का वो स्पेशल वेपन एक्टिवेट हो जाता है। अभी बेल्काई एक सैक्रिफाइसिंग थ्रोन पर बैठा हुआ था, जहाँ मुसानो हमला कर उसके ब्रेन को डेड कर देता है। इसका मतलब बेल्काई अब कुछ नहीं कर सकता। वैसे अब तभी साकुया ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो ये सब करना नहीं चाहता था। वो मुसानो से कहता है कि वो फिर से माहिरू का दोस्त बनना चाहता है और साथ ही इस बार मुसानो का भी। मुसानो ये सुनकर हैरान था, हालांकि वो विश्वास कर लेता है और स्नो के साथ जो अपना कनेक्शन था उस स्पेशल वेपन से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन ये सिर्फ साकुया की चाल थी। वो यहाँ पर मुसानो पर हमला करता है और उसे सीरियसली इंजर्ड कर माहिरू के पास आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ माहिरू को नहीं बल्कि उसके सभी दोस्त को खत्म कर देगा। लेकिन इतने में ये अचानक से एक घोस्ट गर्ल वहाँ पर आती है और साकुया से कहती है कि वो दुखी है, इस वजह से वो हर किसी को दुख दे रहा है। क्या उसे लगता है कि ये सब सही है? अचानक से साकुया समझ जाता है कि वो गलत था, इसलिए वो माहिरू को वहीं छोड़कर जाने लगता है। वैसे कुरू फिर से रिकवर हो चुका था। वो माहिरू से कहता है कि हम लड़ने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए हमें चलना चाहिए। लेकिन माहिरू अभी अपने सबसे अच्छे दोस्त को सबक सिखाना चाहता था। वो तुरंत ही अपने वेपन को निकालता है, मतलब
मतलब कि उस जादुई झाड़ू को निकालता है और साकुया पर हमला कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन माहिरो सिर्फ उसे ऐसा सबक सिखाने के लिए कर रहा था, पर अब वो नोटिस करता है कि उसका कंट्रोल उस जादुई झाड़ू से हट चुका है। वो झाड़ू अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल जाती है और माहिरो को कंट्रोल करने लगती है। माहिरो ना चाहते हुए भी अपने दोस्त पर हमला कर रहा था। वो उसे पीटते हुए वहाँ से लोहे के फेंस की तरफ फेंक देता है। अभी कुरु अपने अंदर माहिरो की गिल्ट को और उसके इमोशंस को महसूस कर पा रहा था, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जो देखते हुए कुरु तुरंत ही आगे बढ़कर माहिरो की गर्दन पर बाइट करता है और उसके ब्लड को पीते हुए उसके इन इमोशंस को खींच लेता है। लेकिन इससे माहिरो तो ठीक हो गया था, पर अब कुरु के अंदर वो डार्कनेस आती है, जिसकी वजह से उसकी एक हिडन टेक्निक अनलॉक हो चुकी थी। वहाँ पर एक डार्क कैट आ जाती है और एक डार्क ऑरा फैलने लगता है। ये डार्क ऑरा इतना ज्यादा था कि माहिरो वहाँ उसमें घूमते जा रहा था। साकुया अपना हाथ बढ़ाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो कहता है कि सच तो ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ से मरना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक वैम्पायर रहूं। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम अपने सर्वेंट को ऑर्डर दो कि वो मुझे मार दे, क्योंकि इससे ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से कुरु के ऊपर कोई गोली चला देता है, जिसके बाद वो डार्क एनर्जी गायब हो चुकी थी। वैसे वहाँ पर एंट्री होती है एक सर्वेम्पी की और उसका मास्टर की। वहाँ पर वो मास्टर उसके सर्वेम्पी को ऑर्डर देते हैं कि वो कुरु को शांत करे, जिसके बाद उसका सर्वेम्पी कुरु पर कई बार गोलियां चलाती, जब तक कि कुरु वापस से अपने कैट फॉर्म में ना आए। वैसे अब जब कुरु वापस से कैट फॉर्म में आ गया था तो वो सर्वेम्पी यहाँ साकुया पर गोली चलाता है, लेकिन तभी साकुया के साथ ही उसे बचा लेते हैं। उसके साथ ही वहीं पर थे जो स्टील स्ट्रिंग से माहिरो को पकड़े हुए थे। वो यहाँ पर साकुया को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। साकुया जाते हुए अपने हाथ से अपना हैंड बैंड माहिरो की तरफ फेंकता है। माहिरो उससे पूछ रहा था कि क्या साकुया सच में उसे मारना चाहता था, लेकिन साकुया बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब तभी वहाँ पर स्नो आता है। वो बताता है कि मुसानो को ज्यादा चोट नहीं आई और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। वैसे अभी माहिरो दुखी था क्योंकि उसकी वजह से मुसानो को थोड़ी चोट लग गई, लेकिन अब तभी वो काउ बॉय वैम्पायर मास्टर वहाँ पर आता है। वो पहले तो माहिरो को कुरु दे देता है और फिर माफी मांगता है क्योंकि उसने तब अपने सर्वेम्पी से कुरु पर गोली चलवाई थी। लेकिन वो बताता है कि उसे रोकने का सिर्फ यही तरीका था। वो बताता है कि वो एक वैम्पायर मास्टर है, उसका वैम्पायर सर्वेम्पी ऑफ एनवी है। एनवी का मतलब असल में ईर्ष्या होता है, मतलब कि किसी से जलना। वैसे वो कहता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो माहिरो पर फालतू में एक खून का इल्जाम लगा देता, क्योंकि माहिरो कुरु को रोक नहीं सकता था उस अटैक को करने से, क्योंकि वो खुद उस अटैक में खोने वाला था। अभी वो लड़का यहाँ माहिरो कमजोर कह रहा था। वो कहता है कि तुम्हें एक वैम्पायर मास्टर नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुरु के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब माहिरो मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गया था, तभी वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में एक रेस्टोरेंट के अंदर से उसे सुबाकी बैठा हुआ दिखता है। माहिरो तुरंत ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है और सुबाकी से पूछता है कि आखिर साकुया उसका मिनियन यानी कि उसका साथी कब से बना। इस पर सुबाकी अब साकुया की पूरी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बिल्कुल शुरुआत से बताता है। वो कहता है कि साकुया के पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे बुरे पेरेंट्स थे, क्योंकि साकुया की एक छोटी बहन थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसकी छोटी बहन को अपने घर से धक्का दे दिया सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए। अब बाद में उन्होंने साकुया से झूठ बोलने को कहा कि वो खेल रहे थे और उस दौरान उसकी बहन वहाँ से नीचे गिर गई। साकुया को धमकाया जा रहा था और वो छोटा था, इस वजह से वो डर कर झूठ कह देता है। लेकिन 6 साल बाद उसके साथ भी यही होता है। हालांकि नीचे गिरने के बाद अभी वो पूरी तरह से मरा नहीं था और उससे पहले ही वहाँ पर सुबाकी आ गया था। सुबाकी साकुया से बचा लेता है। साथ ही वो बताता है कि असल में साकुया ने तब सुबाकी का ब्लड पी लिया था, इस वजह से तब वो वैम्पायर बन चुका था। और इसके बाद वो माहिरो पर हंसता है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। वैसे अब वो वहाँ से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जाने लगा था। वो कहता है कि मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर माहिरो उसके ऑरा से डर जाता है और वो उससे ये नहीं कह पाता कि साकुया को जाने दे। अगले दिन जब माहिरो स्कूल में आता है तो वो सोच रहा था कि काश साकुया वापस आ चुका हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने दोस्त से जब साकुया के बारे में पूछता है तो उसे जानने को मिलता है कि उन्हें साकुया हल्का हल्का याद तो है, लेकिन उसकी याद है और वो कैसी दिखता है ये चीज उन्हें याद नहीं। इससे माहिरो ये समझ जाता है कि साकुया नहीं चाहता कि वो लोग पूरी तरह से उसे भूलें। का मतलब वो उनसे मिलने जरूर आएगा। अगले सीन में हम स्कूल फेस्टिवल का दिन देखते हैं, जहाँ पर साकुया एक मास्क पहन कर आया था। हालांकि कोई उसके चेहरे को नहीं पहचान पाता, लेकिन साकुया नोटिस करता है उसके एक दोस्त ने अपनी पीठ पर एक कागज लगा रखा है जिस पर लिखा था कि वो साकुया का इंतजार कर रहा है। ये देखकर साकुया हैरान था। तभी माहिरो और कुरु उसे देख लेते हैं। वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए साकुया वहाँ टेरिस की तरफ भागता है। इस दौरान वो रुककर माहिरो से कहता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मारने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। पर माहिरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुसानो को ज्यादा चोट नहीं आई और मैं जानता हूँ कि तुम भी हमें चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे। वैसे अब साकुया वहाँ टेरिस पर आ गया था, जहाँ वो ये चीज पर एक्सेप्ट करता है कि उसने माहिरो के दिमाग के अंदर वो सारी यादें खुद से डाली थी जो कि उसकी बचपन की थी। मतलब कि माहिरो को लगता था कि वो साकुया बचपन से दोस्त है, जबकि वो बचपन से मिले ही नहीं। उनकी दोस्ती करीबन 1 साल पुरानी है, लेकिन माहिरो कहता है कि ये उसे बस इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भले ही कभी दोस्त बने ही ना हो, लेकिन कब वो दोस्त है। हालांकि साकुया ये सब और नहीं सुन सकता था, इसी वजह से वो वहाँ टेरिस से कूद जाता है जान देने के लिए। माहिरो भी उसके साथ कूद जाता है और तुरंत ही अपने उस मैजिकल झाड़ू को समन करते हुए वहाँ से उसे उड़ा ले जाता है। माहिरो को अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से वो जंगल में
आकर गिर गए थे, जहाँ दोनों ही हंस रहे थे। जिस दौरान साकुया को महसूस होता है कि वो ऐसे ही लाइफ जीना चाहता है और यही सोचते हुए वो रोने लगता है। वो बताता है कि जब वो बहुत ज्यादा अकेला था तब साकुया ने उसकी मदद की थी। उसने कहा था कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी वजह से साकुया सुबाकी की हर बात मानता है। मायरू को महसूस होता है कि साकुया के लिए सुबाकी सेम उसके अंकल की तरह है, क्योंकि मायरू को भी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसके अंकल ने उसका साथ दिया था। पर मायरू ये भी कहता है कि उसने तुम्हारा साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कुछ गलत करने को कहेगा और तुम उसकी बात मान जाओगे। इस पर साकुया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं हूँ और वैसे भी मैं अब किसी के साथ नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो अपना हाथ आगे करता है। मायरू भी अपने हाथ पर पंच करता है और इसके बाद अब अचानक से साकुया गायब हो चुका था। वो अभी मायरू से जितना हो सके उतना दूर जा रहा था, लेकिन उसे वो चीजें याद आती हैं कि 1 साल पहले मायूरी ने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और अब तभी पहली बार साकुया को एक दोस्त मिला था। इधर मायरू अभी बहुत गुस्से में था। वो सोच रहा था कि वो कमजोर है, इसी वजह से साकुया शायद उसे छोड़कर चला गया। वहीं पेड़ के पीछे कूरो छुपा हुआ था। मायरू उससे कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि मायरू को एक लेटर मिला था। वो उस लेटर को यहाँ कूरू को दिखाता है, लेकिन कूरू पहले तो उस लेटर को इग्नोर कर रहा था, पर जब वो उस लेटर पर बनी हुई सील को नोटिस करता है तो उससे कूरू को गुस्सा आ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहिरू कूरू को अपने स्कूल लेकर आया था, जहाँ पर कूरू को देखने के बाद गर्ल्स के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद वो दोनों रात के टाइम पर स्कूल में ही नाइट फेस्टिवल में आए हुए थे। यहाँ अभी वो फायरवर्क्स स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। उसके पास एक सूटकेस था। वो सूटकेस को माहिरू को दे देते हैं और कहते हैं कि उसे नहीं पता कि ये किसका है, इसलिए माहिरू फायरवर्क्स स्टार्ट होने से पहले इसे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जाकर दे दे। ये वो जगह है जहाँ पर उसे कोई भी चीज रखनी पड़ती है, जिससे जिनकी वो है वो वहाँ पर आकर उसे ले ले। माहिरू उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के से होती है। वो भी अभी अपने पार्टनर से अलग हो गया था, इसलिए वो भी अभी उसी जगह पर जा रहा है जहाँ माहिरू जा रहा है, इसलिए वो साथ में जाते हैं। अभी उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के हाथ में एक बड़ा सा कॉफिन था। माहिरू से पूछता है कि इसके अंदर क्या है, जिस पर वो लड़का बताता है कि इसके अंदर एक वैम्पायर सो रहा है। अब माहिरू के लिए मान पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतने में एक धमाके की आवाज आती है। वहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि एक आदमी के पास सूटकेस था और वो सूटकेस में माहिरू के सूटकेस की तरह था और वो ब्लास्ट हो गया। माहिरू ये सुनकर शॉक हो गया था। वो सोचता है कि शायद ये सूटकेस भी उसी सूटकेस की तरह होगा। उसे बात याद थी कि फायरवर्क्स स्टार्ट होने से पहले वो सूटकेस को वहाँ लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में पहुंचा दे, यानी कि तब तक ये ब्लास्ट होगा। वो सोचता है कि शायद ये ब्लास्ट ही होने वाला है, इसलिए वो कुरू से इसे हवा में फेंकने को कहता है। पर तभी वो उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के बारे में सोचता है कि कहीं वो कुछ गलत ना समझे और उसे कुछ पता न चले और उसे सच भी पता लग जाएगा कि कुरू असल में एक वैम्पायर है। पर फिर उस लड़के पर भरोसा करते हुए कुरू से ऐसा करने को कहता है। कुरू ने उस सूटकेस को फेंक दिया था, लेकिन गड़बड़ ये हो गई थी कि वो सूटकेस फटा ही नहीं, वो नीचे आने वाला था। लेकिन तभी अचानक से वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का अपने उस कॉफिन को ओपन करता है और सूटकेस को उस कॉफिन के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद अंदर वो कॉफिन में ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इससे इनको कोई डैमेज नहीं पहुंचा था। माहिरू और कुरू दोनों हैरान थे। माहिरू पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो लड़का बताता है कि उनका नाम तेत्सु है। तभी अचानक से उसके कॉफिन से आवाज आती है कि तुम्हें पता है कि मैं अंदर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने वो सूटकेस अंदर फेंक दिया। इसके बाद अब सूटकेस में से एक वैम्पायर बाहर निकल कर आता है, जो कि साइज में बहुत छोटा था। कुरू उसे देखते ही पहचान जाता है कि सर वैम्पी ऑफ प्राइड है। प्राइड का मतलब घमंड या अभियान होता है। वैसे तेत्सु ने उसका नाम यू रखा है। यू यहाँ पर बताता है कि उसके हिसाब से काम सुबाकी और उसके साथियों का है। साथ ही वो माहिरू से कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन वो उसे वार्निंग भी देता है, क्योंकि सिर्फ सुबाकी ही उनका मेन टारगेट नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो कि उन पर नजर रखे हुए है। वैसे अब इसके बाद माहिरू घर पर लौट आया था, लेकिन तभी उसके घर का गेट अपने आप ही ओपन होता है और कोई उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। और वो जो भी था उसने कुरू को वहाँ बाहर छोड़ दिया था। कुरू समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतने में ही फिर से गेट ओपन होता है और अब तीनों लोग वहाँ कुरू की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। वैसे इसके बाद माहिरू के पास आते हैं। माहिरू अभी एक अजीब सी जगह पर था, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट सुजुकी से होती है। सुजुकी उसे बताता है कि वो अभी C3 के हेडक्वार्टर में है। C3 असल में वैम्पायर और ह्यूमंस के बीच में बनाया हुआ एक ग्रुप है। वो अभी माहिरू से पीसफुली ग्रुप को ज्वाइन करने को कह रहे थे, जिससे वो सुबाकी को रोक सके, क्योंकि सुबाकी ह्यूमंस के लिए और वैम्पायर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन माहिरू सडनली डिसीजन नहीं ले सकता था। वो कहता है कि मैं ऐसा अचानक से कैसे हाँ कर दूं। इस पर सुजुकी कहता है कि मैं तुम्हें सारी डिटेल बताने को तैयार हूँ C3 के बारे में। हम सिर्फ सुबाकी को रोकना चाहते हैं और उसके साथियों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन माहिरू कहता है कि उसके सभी साथी में एक मेरा दोस्त भी है और माहिरू ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे बचा कर रहेगा। इस पर सुजुकी कहता है कि मैंने साकुया के बारे में रिसर्च की थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बचपन की फीलिंग्स इस बीच में आए, क्योंकि इससे हम सुबाकी को नहीं रोक पाएंगे। पर माहिरू साफ मना कर देता है कि वो उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब सुजुकी कहता है कि ठीक है। वो माहिरू को 2 ऑप्शन देता है, या तो वो वहाँ उस जगह पर जो 52 गेट्स है माहिरू उनमें से सही रास्ता ढूंढ ले, या फिर C3 में ज्वाइन होने के लिए हाँ कर दे। साथ ही वो माहिरू को बताता है कि माहिरू को ये चीज जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि अभी कुरू के पीछे वैम्पायर्स हंटर्स
पड़े हुए हैं और अगर मायरू ने देर कर दी तो वो मारा जाएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि ये 50 डोर में से सही डोर ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। अगर वो कोशिश करे भी तो ये 50 डोर वो 24 घंटे में ही खोल पाएगा। मायरू पहले कोशिश करता है, वो एक डोर पार करके आता है तो वो सही जगह पर पहुंच चुका था। वो अभी कई सारे गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो हमेशा वहीं आ जाता है। वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना होगा। वो अपनी जादुई झाड़ू वहाँ निकालता है और उसके एक टोर्नेडो क्रिएट करते हुए वहाँ सीलिंग की तरफ एक बहुत बड़ा होल बना देता है। अभी सुजुकी उससे कह रहा था कि उसने सही रास्ता ढूंढ निकाला क्योंकि इस 52 रास्ते में से एक अभी रास्ता सही नहीं था। पर वो मायरू को वार्निंग देता है कि कोरू को बचाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कोरू एक ब्लड थ्रस्टी वैम्पायर है और वो बहुत खतरनाक है। मायरू इस पर कहता है कि वो सिर्फ वैम्पायर के बारे में बुरा सोचते हैं इसलिए उसे बुरी चीज दिख रही है जबकि उसे इनकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। ये सुनकर सुजुकी हैरान था। वो कुछ कह नहीं पाता लेकिन वो मायरू को वहाँ से जाने देता है। दूसरी तरफ अभी कोरू प्रॉब्लम में था। वो उन वैम्पायर्स हंटर से बचकर भाग रहा था। वो किसी तरह से कोरू का रास्ता रोककर उससे कहता है कि अगर कोरू उनके लेटर के मिलने के बाद उनसे मिलने आ जाता है तो आज उसे दिन ना देखना पड़ता। अभी कोरू भागता है लेकिन जब वो नदी के पास पहुंचता है तभी उन वैम्पायर हंटर का लीडर कहता है कि तुम भाग कर कहीं जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मास्टर हमारे कब्जे में है। ये सुनकर कोरू रुक गया था लेकिन उसी दौरान वो लीडर उससे लड़ पड़ता है। साथ ही अब वो उसे खत्म करने वाले थे लेकिन इतने में ही मायरू वहाँ पर आकर उसे पकड़ता है और जादुई झाड़ू पर वहाँ से उड़कर ले जाता है। अब कुछ दिन बाद मायरू को और मोसानो को टेत्सु की तरफ से एक कॉल आता है। टेत्सु ने अभी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक मीटिंग रखी थी। वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं जहाँ पर स्ट्रेटेजी तो कुछ बनाई नहीं जाती, बस टाइम पास हो रहा था इसलिए मायरू उन पर चिल्लाता है। वैसे बाद में जब वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे तभी यू बताता है कि उसने सिटी में किसी अजीब से लड़की को देखा और उसे उस पर शक है। अब मायरू और कोरू वहाँ से उस लड़की की तलाश में चले गए थे। यू बताता है कि वो जो लड़का है वो एक बैग पहने हुए है और उस बैग पर पंख बने हुए हैं। मायरू एक ऐसे लड़की को देखता है लेकिन कोरू उससे कहता है कि ये मुझे खतरनाक लग रहा है। तभी मायरू नोटिस करता है कि उस लड़की के पास एक पिंजरा है जिसके अंदर से हेजहॉग बंद था। मायरू सोचता है कि उसे इस बेचारे जानवर की मदद करनी होगी। वो तुरंत उस लड़की के पीछे भागता है लेकिन वो लड़का एक दूसरे रास्ते पर मुड़ गया था और जब मायरू वहाँ पर मुड़ता है तो वो देखता है कि वो लड़का उसी का इंतजार कर रहा है। वो यहाँ पर मायरू से पूछता है कि मायरू एक एंजल है या एक डीमन। मायरू ये चीज समझ में नहीं आती। जिसके बाद वो लड़का अचानक से एक वहाँ स्पिरिचुअल मिस्टीरियस पियानो समन करता है और उसे बजाने लगता है। उसमें से निकलने वाली वेव्स को सुनने के बाद कोरू अभी खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसे अपनी पूरी बॉडी वेव सी लग रही थी। ये देखते हुए वो लड़का कहता है कि तुम एक डीमन हो और इतना सुनकर वो कोरू पर हमला करते हुए उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। वो उसे बार बार किक कर रहा था। अब मायरू भी अपनी जादू झाड़ू निकालता है और उसके पीछे वहाँ ऊपर की तरफ आ जाता है। जिसके बाद वो सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर आ चुके थे जहाँ पर मायरू कहता है कि आखिर तुम मेरे सर्वैम्पी को क्यों मार रहे हो और तुमने इस बेचारे से जानवर को क्यों कैद कर रखा है और इसके बाद इसे आजाद कर दो। ये सुनते हुए वो लड़का तुरंत ही उस हैजहॉग को वहाँ उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है। लेकिन वो हैजहॉग असल में एक वैम्पायर था और असल में वैम्पायर ऑफ ग्रीड है। ग्रीड का मतलब लालच होता है। उसका नाम लॉ है। यहाँ पर लॉ अपने मास्टर का नाम बताता है। उसका नाम लिक है। मायरू खुश था कि लिक एक सर्वैम्पी मास्टर है। इसका मतलब अब उन्हें और एक साथी मिल गया था आगे चलकर उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन इस पर लॉ कहता है कि वो गलत समझ रहे हैं, लेकिन उनका साथ नहीं देगा और वैसे भी उन्हें तो साथ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अब वहाँ पर वो थोड़ी मिस्टीरियस बात करता है। वो कहता है कि मायरू के साथ कोरू के होते हुए मायरू को किसी की जरूरत नहीं क्योंकि कोरू ने उन 7 वैम्पायर में सबसे बड़ा है और साथ ही सबसे पावरफुल भी। अगर वो चाहे तो अकेले ही सभी को हरा सकता है। वैसे इसके बाद वो कोरू से कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम सबसे पहले मिले थे तो तुमने क्या किया था। अभी लॉ और कोरू एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। मायरू सोचता है कि जरूर इनके बीच में पहले कुछ हुआ था। वैसे अब मायरू लॉ से हेल्प मांगता है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो क्या सुबह के अगेंस्ट लड़ने में उसकी मदद करेंगे। तो इस पर लॉ मना कर देता है। साथ ही मायरू कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सबसे बड़े भाई का मास्टर इतना ज्यादा ऑर्डिनरी होगा और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। बाद में मायरू वापस लौटकर बताता है कि जिस अजीब लड़के के पीछे वो गया था वो असल में सर्वैम्पी ऑफ ग्रीड का मास्टर है और उन्हें उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वैसे अगले ही पल वो वहाँ उस कॉन्सर्ट में आ गया था क्योंकि उसे जानने को मिलता है कि लिक असल में यूरोप का एक बहुत ही फेमस पियानो बजाने वाला है। साथ ही उसके बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। अभी वो जिस कॉन्सर्ट में गया था वहाँ पर भी उसे एंट्री नहीं मिल पा रही थी, लेकिन तभी एक काइंड हार्ट आर्टिस्ट वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि वो उसे दूसरे शो में लेकर जाएगा। मायरू उसके साथ जा रहा था लेकिन रास्ते में वो अभी उसी आइस पैच वाले आदमी को देखता है जिसने उसे वो सूटकेस दिया था जो कि बाद में ब्लास्ट कर गया था। मायरू समझ जाता है कि जिस तरह से वो सूटकेस उसे दिया गया था उसे चोट पहुंचाने के लिए, वैसे ही शायद ये यहाँ सुबाकी के कहने पर आया होगा जिससे कि ये लिक को रास्ते से हटा सके। मायरू सीधा ही उस हॉल की तरफ भागता है जहाँ पर लिक का शो चल रहा था। वैसे वहाँ पर लिक अभी पियानो बजा रहा था लेकिन तभी पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाती है उस पर हमला करने के लिए क्योंकि वो सभी सुबाकी के मीनियंस थे यानी कि उसके साथी थे। लेकिन तभी लॉ आगे बढ़ता है और उन सभी से फाइट करते हुए उन सभी को अकेला हरा देता है। उस दौरान मायरू की वहाँ एंट्री होती है। मायरू देखकर हैरान था कि एक वैम्पायर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वैसे अभी लॉ कह रहा था कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए, वो ऐसा लिक से कह रहा था, लेकिन तभी लॉ आगे बढ़ता है और उन सभी से फाइट करते हुए उन सभी को अकेला हरा देता है। मायरू को अभी लिक की चिंता हो रही थी पर लॉ बताता है कि वैम्पायर्स के जो मास्टर्स होते हैं वो भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए उसे
चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे वो माहिरू से ये भी कहता है कि उसे शॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि कुरु भी चाहे तो ये सब कर सकता है, पर माहिरू को यकीन नहीं था। वो कहता है कि कुरु अकेले इतने लोगों को कैसे मार सकता है, पर तभी अचानक से लॉ माहिरू को किक करते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन इतने में ही कुरु वहाँ माहिरू के पीछे आ गया था और उसने उसे चोट लगने से बचा लिया था। इस वजह से लॉ हंसता है और बाद में माहिरू 7 वेम्पायर्स के बारे में बताता है। वो सातों ही बहुत खुशी से रह रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्हें एक लेटर मिला जो कि C3 ग्रुप से आया हुआ था। उसमें सभी के सैक्रिफाइस पर्सन को खत्म करने के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन इस पर सभी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। गर्ल टोनी और वेल्थ ने फैसला किया कि ये चीज गलत है और वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वही प्राइड, एनवी और लस्ट, इन तीनों को ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसे सस्पिशियस पर्सन को खत्म करने के लिए। लेकिन अब 3-3 डिसीजन होने के बाद ये चीज तय हो चुकी थी कि इसलिए अब वो अपने सबसे बड़े यानी कि स्लॉथ से पूछने जाते हैं। लेकिन अब कुरु ने क्या डिसीजन लिया ये चीज वो बताएगा। इसके पहले ही वहाँ कुरु के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलने लगी थी क्योंकि कुरु को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस पर लो हंसता है और कहता है कि कुरु अपने मास्टर से ये चीज छुपाना चाहता है कि उसने पास्ट में क्या गलती की है। तभी कुरु उस पर हमला कर देता है और उन दोनों भाइयों की वहाँ स्टेज पर फाइट होने लगती है। माहिरू अब लड़ाई रुकवाना चाहता था, लेकिन इतने में ही लिक वहाँ आगे आता है और दोनों की लड़ाई रुकवाता है। पहले वो लॉक करते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है और इसके बाद माहिरू से उसकी जादुई झाड़ू लेते हुए उसे मोड़ता है और कुरु की तरफ फेंकता है, जिससे कुरु वहाँ दीवार में चिपक गया था। साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें लड़ना छोड़कर मेरे म्यूजिक पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद वो फिर से अपने पियानो पर बैठता है और एक सैड म्यूजिक बजाने लगता है। उसमें म्यूजिक में एक खासियत है कि उसे सुनने वाला खुद के इमोशंस को रोक नहीं पाता। ये सैड म्यूजिक था, इस वजह से सभी को अपने सैड मोमेंट्स याद आ रहे थे। रो तो सभी रहे थे। वैसे माहिरू भी अभी अपनी मदर के टाइम को याद कर रहा था। जब वो छोटा था तब वो अपनी मदर के साथ ही अपना पूरा टाइम स्पेंड करता था। दूसरी तरफ वहाँ लॉ अभी एक ऐसे पर्सन को याद कर रहा था जिसे वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। वैसे वहाँ कुरु की हालत और ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे वो मेमोरीज याद आ रही थी जो कि अभी तक उसने सप्रेस कर रखी थी। उन्हें याद करते हुए वो बेहोश तक हो जाता है। वैसे लॉ से अब रहा नहीं जाता, इसी वजह से वो लिक पर हमला कर रहा था, लेकिन लिक उसके हमले को रोक लेता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। पर उसी दौरान वहाँ पर उसी आदमी की एंट्री होती है जो कि माहिरू को अभी कुछ देर पहले मिला था। वो यहाँ पर आता है और बहुत ही आसानी से लिक और लॉ की इस लड़ाई को रुकवा देता है। वैसे अब माहिरू को कुरु के बारे में याद आता है। वो कुरु की तरफ भागता है, लेकिन कुरु बेहोश था। उसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये सुबाकी की एक मिनियन यानी कि उसके साथी की आवाज थी। वो एक लड़की थी और उसकी एज भी कम थी। हालांकि लॉ के अटैक के बाद सभी मारे गए थे, लेकिन बस वो बच गई थी। अब इसलिए लॉ यहाँ पर आगे बढ़कर उसे भी मारने वाला था, लेकिन माहिरू आगे आता है और उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये हमसे नहीं लड़ सकती और वैसे भी अगर कोई हमसे नहीं लड़ना चाहता तो हमें उस पर हमला नहीं करना चाहिए। लॉ बात मान लेता है, लेकिन वो कहता है कि वो भी कमजोर को मारना नहीं चाहता क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर वो आदमी जिसने अभी अभी लॉ और लिक की लड़ाई को रुकवाया था, वो अपना नाम क्रैन बताता है और कहता है कि वो लिक का मैनेजर है। वैसे अब उन्होंने वो सुबाकी के साथी को छोड़ दिया था, लेकिन माहिरू फैसला करता है कि वो उसे अपने दोस्त से मिलवाएगा, जिस पर ना जाने क्यों पर वो लड़की भी खुश था। वैसे अब हम देखते हैं कि अभी लॉ मोबाइल पर हमारे वीडियोस देख रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे सुबाकी आ जाता है जो कि खुश तो बिल्कुल भी नहीं